भारत में बेहद तेजी से कोरोना वायरस के संक्रमण में इजाफा हो रहा है। अब देश में कोरोना के मामले 8 लाख से ज्यादा हो गए हैं। शनिवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार शुक्रवार सुबह 8 बजे से लेकर शनिवार सुबह 8 बजे तक के 24 घंटे के दौरान 27,114 केस सामने आए। साथ ही 519 लोगों की मौत भी हुई और 19,873 लोग ठीक हो गए। अब देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 8,20,916 हो गई है, जिनमें से 2,83,407 सक्रिय मामले हैं। वहीं 5,15,386 लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना से अब तक 22,123 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि फिलहाल देश में कोरोना से रिकवरी रेट 62.78% है। ICMR के मुताबिक 10 जुलाई तक कोविड-19 के लिए 1,13,07,000 के करीब सैंपल का टेस्ट किया गया। इनमें से 2,82,511 नमूनों का परीक्षण शुक्रवार को किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य, कैबिनेट सचिव और केंद्र सरकार के अन्य सीनियर अधिकारियों के साथ देश में कोरोना से बने हालातों की समीक्षा की। बैठक के दौरान पीएम ने एक बार फिर व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक अनुशासन का पालन करने की आवश्यकता को दोहराया। साथ ही उन्होंने बीमारी को लेकर और अधिक जागरूकता फैलाने पर बल देने के निर्देश दिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने दिल्ली में महामारी की स्थिति में केंद्र, राज्य और स्थानीय अधिकारियों की तरफ से किए गए प्रयासों की सराहना की और निर्देश दिया कि पूरे NCR क्षेत्र में कोविड-19 महामारी से परेशान अन्य राज्य सरकारों के साथ सहयोग को बढ़ाया जाना चाहिए। देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 8 लाख को पार कर चुकी है। लगातार बेकाबू होते हालात के बीच चिंता की बात यह भी है कि अब देश में कोरोना बड़े शहरों या राज्यों से छोटे शहर या कम प्रभावित राज्यों की ओर बढ़ रहा है। मसलन दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हालात सुधर रहे हैं, जबकि कर्नाटक, असम, ओडिशा, बिहार, झारखंड, यूपी और राजस्थान में हालात बिगड़ रहे हैं। कुल मिलाकर 7 राज्य ऐसे हैं जो टेंशन बढ़ा रहे हैं। कर्नाटक में तो एक हफ्ते में ही 89% मामले बढ़े हैं। आइए आंकड़ों के आईने में हालात को समझते हैं। देश के 7 राज्यों में बीते एक हफ्ते में कोरोना केसों में भारी इजाफा हुआ है। कर्नाटक, असम, ओडिशा, यूपी, राजस्थान और बिहार ने चिंता बढ़ाई है। कर्नाटक में 89% तो असम और ओडिशा में एक हफ्ते में 80% केस बढ़े हैं। बिहार में 69% तो यूपी और राजस्थान में 50% केस बढ़े। झारखंड में ग्रोथ रेट 3.8%, जबकि राष्ट्रीय औसत है 3.46% का। कर्नाटक को छोड़कर बाकी राज्यों में हेल्थ सुविधाएं खराब हालत में हैं। देश में दिल्ली इकलौता राज्य है जहां एक हफ्ते में 18% एक्टिव केस घटे हैं। 3 जुलाई को दिल्ली में एक्टिव केस 26,304 थे, जो 10 जुलाई को घटकर 21,567 हो गए। इसी एक हफ्ते में देश में 21.7% की दर से एक्टिव केस बढ़े हैं। हरियाणा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी राष्ट्रीय औसत से केस कम बढ़े हैं। यूपी में शुक्रवार रात 10 बजे से एक बार फिर लॉकडाउन शुरू हो गया है। ये लॉकडाउन सोमवार 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक चलेगा। यूपी में 55 घंटे के इस लॉकडाउन में किन चीजों की इजाजत है और किन की नहीं, आइए जानते हैं। क्या बंद रहेगा? लॉकडाउन के दौरान ऑफिस, मार्केट और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट बंद रहेंगे। राज्य के अंदर और राज्य के बाहर के लिए बस सेवा बंद रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा, यानी कैब, ऑटो नहीं चलेंगे। प्राइवेट गाड़ियों को भी इमरजेंसी में ही इजाजत होगी। अब देखते हैं कि किन किन चीजों को इजाजत है, क्या खुले रहेंगे। ग्रोसरी जैसी जरूरी सुविधाएं खुली रहेंगी। अस्पताल और फार्मेसी खुली रहेंगी। ट्रेन, फ्लाइट पकड़ने पर रोक नहीं, टिकट ही आपका पास होगा। फैमिली इमरजेंसी के लिए ई पास लेना होगा। आपको बता दें कि यूपी में कोरोना के कुल मामले 31,000 के पार जा चुके हैं, जबकि 845 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। ऐसे समय में जब देश में कोरोना मरीजों की संख्या 8 लाख को पार कर चुकी है, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने अहम बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि अगर कोरोना की चेन को तोड़ना है तो राज्यों को कम से कम 14 दिन के लिए लॉकडाउन करना ही होगा। दरअसल यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में छोटी अवधि के लिए लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने इसी संदर्भ में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में इस समय कोरोना पीक पर है और अगले कुछ हफ्तों में कुछ राज्यों में इसमें सुधार दिखाई देगा तो कुछ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती दिखेगी। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अनलॉक में मिली छूट का लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। उनके मुताबिक पूरे शहर में लॉकडाउन करने से कोई फायदा नहीं होगा। सरकार को कंटेनमेंट इलाकों की पहचान कर वहां पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराना चाहिए। गैंगस्टर विकास दुबे की उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तारी के ठीक बाद की है ये तस्वीर। इसमें एक पुलिस वाला विकास को थप्पड़ मारता है। इन पुलिसकर्मी का नाम विजय राठौर है, महाकाल थाने में तैनात हैं। कांस्टेबल विजय की माने तो पकड़े जाने के बाद हथकड़ी लगाने से और फिर थप्पड़ मारने से विकास बहुत गुस्सा था और उसने उसे धमकाया भी था। कहा था कि अगर मैं उत्तर प्रदेश में होता तो तुम्हारे घरों में आग लगवा देता, तुम्हारे हाथ पैर कटवा देता, तुम्हें बर्बाद कर देता। अब कांस्टेबल विजय को अपनी और परिवार की सुरक्षा की चिंता सता रही है और उसने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि उसे हथियार दिया जाए। गैंगस्टर विकास दुबे के कानपुर में मुठभेड़ में ढेर होने के बाद अब उत्तर प्रदेश एसटीएफ के साथ ईडी ने उसके काले कारोबार की जांच शुरू कर दी है। ईडी ने यूपी पुलिस से विकास दुबे और उसके परिवार के सदस्यों, सहयोगियों के साथ आपराधिक गतिविधियों में सहयोगियों का विवरण मांगा है। विकास दुबे के खिलाफ यूपी में 3 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उन मामलों में से कई ऐसे गंभीर केस हैं जिनको आधार बनाकर ईडी की टीम आराम से पीएमएलए का केस बना सकती है। विकास दुबे के खिलाफ अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई होती है तो उसकी कई अवैध संपत्तियों को अटैच किया जा सकता है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक विकास दुबे के एक सहयोगी ने दुबई और थाईलैंड में पेंट हाउस खरीदे थे जिसकी कीमत 30 करोड़ रुपए है। विकास दुबे ने पिछले 3 सालों में 14 देशों की यात्रा की है। हाल ही में उसने लखनऊ में एक घर खरीदा है जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए से ऊपर है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार को गिराने की कथित कोशिशों के जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। गहलोत बोले कि लोकतंत्र में जनता का आदेश सर्वोपरि होता है, लेकिन भाजपा के नेता बकरा मंडी की तरह विधायकों को खरीदना चाहते हैं। गहलोत ने कहा कि कोरोना काल में भी भाजपा ने मानवता की सारी हदें तोड़ दी हैं। इस समय हम इंसानियत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले सरकार गिराने में जुटे हैं। विधायकों को खरीदने के लिए 10 से 15 करोड़ ऑफर किए जा रहे हैं। गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन साल 2014 के बाद से भाजपा नेताओं में अजब घमंड आ गया है और वो लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है। आपको बता दें कि शनिवार को राज्य के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने बीजेपी के 2 नेताओं को राज्य की सरकार को गिराने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कोरोना संकट के समय पीएम केयर्स फंड के मनमाने इस्तेमाल के आरोपों की जांच अब नहीं हो सकेगी। दरअसल संसद की सबसे ताकतवर कमेटी लोक लेखा समिति की बैठक में बीजेपी ने बहुमत के आधार पर इस प्रस्ताव को खारिज करवा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सदस्यों से इस संबंध में आम सहमति बनाने की अपील की थी, जिसका बीजेपी ने भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में विरोध किया। बीजेपी का कहना है कि जब संसद पैसा नहीं दे रही तो फिर जांच क्यों करेगी। बीजेडी नेता भृतहरि मेहतानी ने भी उनका समर्थन किया। बाद में विपक्ष की कम संख्या की वजह से यह प्रस्ताव खारिज हो गया। विपक्षी नेताओं का दावा है कि बीजेपी कोरोना महामारी और उससे निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जांच से इसलिए बचना चाहती है कि इससे पीएम केयर्स फंड पर करीब से नजर रखी जा सकती है। बता दें कि पीएम केयर्स फंड सीएजी के अधीन नहीं आता है। अहम बात यह भी है कि इस फैसले के बाद लोक लेखा समिति दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन और कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जांच पड़ताल और विश्लेषण भी नहीं कर पाएगी। कांग्रेस में एक बार फिर पार्टी की कमान राहुल गांधी को सौंपे जाने को लेकर चर्चा जोरों पर है। शनिवार को पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सांसदों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में के सुरेश, अब्दुल खालिक,
गौरव गोगोई और कुछ अन्य सांसदों ने राहुल गांधी से आग्रह किया कि वह फिर से पार्टी की कमान संभालें। इन सांसदों के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी शुक्रवार को कहा कि अब राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहिए। दिग्विजय ने इस बाबत ट्वीट भी किया। उनसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ऐसी ही मांग कर चुके हैं। भारत में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इनकी गणना ने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सर्वेक्षण में सामने आया है कि भारत की बाघों की आबादी में लगभग 1/3 की वृद्धि हुई है। जहां साल 2014 में बाघों की संख्या 2226 थी, वहीं साल 2018 में ये बढ़कर 2927 हो गई है। देश में अधिकतर बाघ मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड राज्य में हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक बाघों की इस गणना के दौरान कैमरा ट्रैप को 139 स्टडी साइट्स पर 26,760 अलग अलग पॉइंट्स पर रखा गया था। सरकार के मुताबिक इन कैमरों ने लगभग 3.5 करोड़ तस्वीरें ली हैं, जिसमें 76,523 बाघ और 51,337 तेंदुए की हैं। कहा जाता है कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है और इस बात को फिर एक बार साबित किया है अरुणाचल प्रदेश पुलिस और ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने। अरुणाचल प्रदेश का ये वीडियो काफी चर्चा में है। वजह है राहत कर्मियों की दिलेरी और सूझबूझ, जिसके बूते राहत कर्मियों ने उफनती नदी की तेज धार में फंसे एक जोड़े को सही सलामत रेस्क्यू किया। पानी के बीच फंसे इस जोड़े को रस्सी के सहारे नदी के ऊपर बने पुल पर खींचा गया। एक के बाद एक दोनों को सुरक्षित निकाला गया। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन ने 8 लोगों की जान ले ली है, जिसमें 8 साल का एक मासूम भी शामिल है। ये घटना अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले की है।